हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश। लोक स्टडी पे आपका स्वागत है। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की तरफ। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल्स के बारे में बताया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि आपके पास मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है गिवन वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर वेट। ये मोल निकालने का तरीका है। और अगर मैं मोलिक्यूल की बात करूं तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। इससे हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने निकाल लिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में लेता हूँ मीथेन का। ठीक है, CH4। अब मैं कहता हूँ आपके पास 16 ग्राम गिवन वेट है। ये क्या है? ये गिवन वेट है। गिवन वेट है, आपको गिवन दे रखा है 16 ग्राम मीथेन। तो आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन वेट कितना हो गया? 16। और ग्राम मोलिकुलर वेट भी कितना है इसका? 16। तो कट के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अगर मैं मोलिक्यूल्स की बात करूं कि इस 16 ग्राम मोलिक्यूल में कितने मीथेन, मतलब इस 16 ग्राम मीथेन में कितने मोलिक्यूल्स है मीथेन के, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मोल्स की किससे? Na से, एवोगैड्रो नंबर से। तो हमारे पास 1 मोल है, एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए मीथेन के, 16 ग्राम मीथेन में। ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, कितने हाइड्रोजन एटम है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन वो कंबाइन एक सिंगल कार्बन से। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक सिंगल कार्बन है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन है। तो अगर मुझसे इस मीथेन में सिर्फ हाइड्रोजन एटम के नंबर पूछ लेगा तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल का नंबर आया, इसमें मैं इस 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे टोटल। ठीक है। यहां तक भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लेकिन क्या मैंने आपको यह बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर? नहीं ना। तो आज हम वही देखेंगे कि हम कैसे एक मोल में कैसे हम निकालेंगे फाइंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे निकालेंगे वो हम जानेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, कि अगर हमारे पास मान लीजिए मीथेन ही है, गिवन वेट मीथेन 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। ये सब भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फाइंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैंने बोला है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। देखिए 1 मोल के अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू फिक्स है 1 मोल के अंदर। आप चाहे 1 मोल ऑफ एटम की बात कर ले, चाहे 1 मोल ऑफ आयन की बात कर ले, चाहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, ये नंबर फिक्स्ड है कि इतने ही 1 मोल में होंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। अब मैं बात करता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। किसकी बात करूंगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, हम जो हमारा बीटा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। अब हमें 1 मोल का पता करना है। ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे 1.6 इंटू 10⁻19 से। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है। तो हमें उसे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास आंसर आएगा 96368 कूलाम। ये हमारे पास आंसर आता है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं? हम इसको लेते हैं 96500 कूलाम्स। अब मैं ये क्यों ले रहा हूं भाई? हमारे पास तो एक्चुअल हमने कैलकुलेट किया, ये आंसर आ रहा है, लेकिन हम इसको ले रहे हैं। देखिए आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि ये जो है ना, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना है? 9650 कूलाम। और इसी को हम कहते हैं 1 फेराडे। क्या कहते हैं? 1 फेराडे। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 1 फेराडेज। तो ये हमारे पास 1 फेराडे की वैल्यू है। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलाम। ठीक है। और ये स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जितना होता है, इसी को 1 फेराडे बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हमें मास पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो वो हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मास ऑफ
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि 9.1 इंटू 10 की पावर -28 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, ठीक है। तो अप्रोक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.54 मिलीग्राम, 0.54 मिलीग्राम, ठीक है। और ये जो है ये मास है हमारे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है एमसीक्यू में और ऐसे मिल सकता है। तो आप डायरेक्ट, अगर मेरी सलाह माने तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। जैसे आपने ये याद कर रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। जैसे आपने ये याद कर रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम है। ऐसे आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लीजिए और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ही इजी होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में भी, और जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पर भी आपको इजी पड़ेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कह सकता हूं प्रोटॉन या फिर मैं कह सकता हूं न्यूट्रॉन, है ना। इन तीनों का ही हमें अगर नंबर कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला है कोई, बिल्कुल है। इसका फॉर्मूला है गिवन वेट या ग्राम वेट, जो भी आपको दे रखा है, अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने तो इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रोटॉन निकालने तो प्रोटॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूट्रॉन निकालने तो न्यूट्रॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इनमें से जो भी आपको निकालना उसकी आपको इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन वन एटम और मॉलिक्यूल। जिस भी मॉलिक्यूल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन की बात करूं या CH4 की मैं मीथेन की बात करूं, तो मीथेन के अंदर एक कार्बन है, उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कार्बन के अंदर हमारे यहाँ होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अंदर 4। क्यों? क्योंकि वहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के अंदर 4 और वहां 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, समझ में आई बात। और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी कितने से? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आती चीज़ें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हम देखिए क्वेश्चन आ गया 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में मैं क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा मेरे पास? हमें पता है गिवन वेट है 1.6 और हमारे पास ग्राम मोलिकुलर वेट है मीथेन का 16, ठीक है। इनटू अभी मैंने बोला कि टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, 6 कार्बन के और 1 हाइड्रोजन के, 4 है तो 4 टोटल हाइड्रोजन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 और 6 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इनटू हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 1 से 1 16 कट, 10 से 10 कट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इस मीथेन में? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था, क्लियर हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, हम ये तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्या इसी तरीके से हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं? क्या प्रोटॉन के लिए भी सेम फॉर्मेट है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम हीलियम में हमें प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वही हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ये वाला, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है? 1, हीलियम का जो एटॉमिक मास वो कितना होता है? 4, इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हीलियम में? 2, इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3.011, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे मेरे पास 3.011 10 की पावर 23 इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम, इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कैलकुलेट करने हैं। अब एक न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन को भी क्यों छेड़े। चलो फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप भी ट्राई करना और मुझे बताना आपका आंसर क्या था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या था। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, आप अपना कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, इसको सॉल्व कीजिए, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप मैच करना कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं, वो होते हैं 0। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, तो दे रखा है, तो 1 मोल इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो तो 0 है, इनटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 0। तो इसके लिए कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, ये था सिंपल सा। अब चलिए, आप बोलेंगे सर ये तो आपने ट्रिक खेल ली, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें सच में न्यूट्रॉन निकालने होंगे। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। अब हमें कैलकुलेट करने हैं क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, ठीक है, और इन सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन में होते 0, सल्फर में कितने होंगे, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 और उसका एटॉमिक नंबर है 16, तो 32 माइनस 16 16 हो गए। ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे, एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16 और एटॉमिक नंबर है 8, तो 16 माइनस 8 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गए क्या, न्यूट्रॉन का नंबर, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, सल्फर कितना है 1, तो 16 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 4, तो 8 इंटू 4 डेट इज 32। तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 0 + 16 + 32 डेट इज 48। कितना आ गया हमारे पास, 48, ये हमें याद रखना है। चलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गए, अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर्मूला हमारे पास गिवन वेट कितना है 49, ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है H2SO4 का 98 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 हमने निकाल लिया 48 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर 49 ये 2 टाइम्स में काट जाएगा, 49 2 जा 98 होता है। अब ये अगर इस 2 से हम इस 48 को काटे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 24 टाइम्स में। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा 24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज, आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन 144 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन, इस तरीके से आप न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अब क्या हो अगर हमें ये ना देके, मान लीजिए ग्राम वेट ना देके हमसे वॉल्यूम दे दे, तो क्या हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल निकालेंगे, बस हमें मोल्स कैलकुलेट करने। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, देखिए ये वाला, ये ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट क्या है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4। ठीक है, वो निकाल के भी आप वॉल्यूम वाला भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया NH3। तो देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका है, सोल्यूशन हमारे करने का तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया इंटू 6.023 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, लीटर वाला है तो गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर गिवन है, और इससे हमें किससे डिवाइड करना है, 22.4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, नाइट्रोजन में होते हैं 7, हाइड्रोजन में 1 और 3 है, तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए 3 और ये 1 नाइट्रोजन के साथ, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा। तो इस 10 से 100 कट, इससे ये कट 1, तो आंसर आ गया 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इन 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन लीटर, ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो होते हैं परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें निकालना होता है दिए हुए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दी गिवन कंपाउंड। तो हमारे पास अगली जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स, इन दी गिवन कंपाउंड्स।
ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही इसको सीखते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। अब देखिए कोई गिवन वेट ही कुछ नहीं, सीधा बोल दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो यहाँ गिवन वेट नहीं है, तो हम कौन सा वेट लेंगे, हम लेंगे ग्राम मोलिकुलर वेट, जो इसका मोलिकुलर वेट है वो हम लेंगे यहाँ पर। समझ गए आप। चलिए करते हैं इसे। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा, हमें इसका ग्राम मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए ऑफ NaOH। कितना होता है, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH कंटेनिंग, अब ये 40 ग्राम ऑफ NaOH कितना ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर हम अगर ग्राम मोलिकुलर वेट NaOH का ले रहे हैं तो हमें एटॉमिक वेट पता होनी चाहिए ऑक्सीजन का। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH में कितना ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो 16 ग्राम है, दिस 16 ग्राम इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस 40 ग्राम इज ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द NaOH। क्लियर हो रही है बात। चलिए ये हमें पता चल गया। अब परसेंटेज का तो आपको पता है रूल क्या होता है, हम इन 100 देखते हैं, इन 100, ठीक है, इन 100। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। किसका निकालना, ऑक्सीजन का तो ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा, इन 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 0 से 0 कट, 4 टाइम्स में कट, तो कितने परसेंट होगा, 40%। तो इस NaOH के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 40% प्रेजेंट है। 40% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन NaOH। क्लियर हो गया। चलिए अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम करते हैं। एक काम करते हैं हम, क्या करें, सल्फर का ले लेते हैं। चलिए सल्फर का तो आप निकाल लेंगे, H2SO4 का इजी है। एक काम करते हैं, यूरिया का लेते हैं, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया के अंदर हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूरिया होता क्या है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2C+O NH2, ये होता है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम इसका ग्राम मोलिकुलर वेट निकालेंगे, ठीक है। अब ग्राम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कितना होता है 14, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं टोटल, तो 14 इंटू 2 नाइट्रोजन है 2, 12 इंटू कितना कार्बन है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, तो 4 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो ग्राम मोलिकुलर वेट आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 14 2 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 28 और 12 कितना होगा 40, 16 और 4 कितना हो गया 20, तो 40 और 20 कितना हो गया 60 ग्राम। कितना हो गया 60 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास यूरिया का जो ग्राम मोलिकुलर वेट है वो कितना आ रहा है, 60 ग्राम आ रहा है। चलिए ये पता चल गया। अब बस हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है, तो बस अब सेम फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने पहले लगाया था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें नंबर भी देखना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो 2 के लिए कैलकुलेट, अपॉन में टोटल कितना है 60 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28/60 इंटू 100, ठीक है। एक से कट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में आएगा हमारे पास आंसर। तो पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा 46.6%। तो नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन दी यूरिया। तो यूरिया के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन है वो 46.6% प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है जो पूछा गया, जो आया हुआ है, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इन अ सैंपल, पेन खत्म हो गया, सॉरी। इन अ सैंपल ऑफ organic compound, in a sample of organic compound 4% sulfur is present. Find weight of the organic compound. अब देखिए क्या किया है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दे रखा, हमें बस दे रखा है कि सल्फर 4% प्रेजेंट है। तो बस अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि हम कैसे पता लगाएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ना केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, ना हमें ये पता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बस हमें परसेंटेज दे दे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर
जो एटॉमिक मास है सल्फर का वो लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लेते हैं अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट लेते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100 करना है बस हमें, ये तो करना है। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो है वो आपको पता है वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर वेट को हम x मान लेते हैं इनटू 100, परसेंटेज हमें दे रखी है यहाँ पर कितनी 4 दे रखी है। अब यहाँ पर x इधर आ जाइए 32/4 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 8 टाइम्स अगर इसे काट दें तो हमारे पास 800 ग्राम आ जाएगा x। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है उसका मास कितना है 800 ग्राम, कितना मास है उसका मास है 800 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन यहां पर दे रखा है तो इसे बायो से भी लिंक कर रखा है, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है इन अ सैंपल ऑफ इंसुलिन 3.4% ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट, ठीक है। इंसुलिन के अंदर 3.4% सल्फर प्रेजेंट है। तो बस हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इंसुलिन। हमें इंसुलिन का वेट कैलकुलेट करना है। तो बस जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था पिछले वाले उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन बस आपको क्या रखना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, ठीक है, बस वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन इंटू 100, यही तो होगा। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर है 3.4, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है कितना 32, इसको हम ले लेते हैं x इंटू 100, ठीक है। इसी तरीके से सोल्व होगा। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 32/3.4 इंटू 100, ठीक है। जब इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो x आपके पास आएगा 941 ग्राम। तो जो ये मास है इंसुलिन का वो आपके पास आ जाएगा 941 ग्राम आपके पास इंसुलिन का मास आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इससे, ताकि आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए परसेंटेज निकालने की, ठीक है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, मैं HB लिख रहा हूँ, ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज 89,600, कितना है 89,600, ये मोलिकुलर वेट है हीमोग्लोबिन का, जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ 0.25% ऑफ आयरन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर इतना परसेंटेज आयरन है, और वेट ऑफ आयरन आपको दे रखा है, वेट ऑफ आयरन इज 56, ठीक है, कितना दे रखा है 56 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो बस आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ एटम, देखिए कितना, मतलब नंबर ऑफ एटम पूछ लिया आपसे ऑफ आयरन, क्या खेला है क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इन वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। आप सोचिए परसेंटेज से नंबर ऑफ एटम को लिंक कर दिया, आपको परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, उससे नंबर ऑफ एटम को लिंक कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना बस आपको मतलब शांत होना पड़ेगा और आपको सारे मतलब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है, हम लेंगे 100 ग्राम। अब चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 ग्राम ही लेंगे। तो 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितना परसेंटेज आयरन है, 0.25% ऑफ आयरन है। अगर हम 100% ले लें तो 100% हीमोग्लोबिन में 0.25% आयरन है, ठीक है। तो इसी को मैं क्या कर सकता हूं, 100% में इतना है तो हमारे लिए क्या होगा, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाइए। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखेंगे हम इधर, एटॉमिक मास ऑफ द आयरन लेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास ले लेते हैं 56/x इंटू 100, ठीक है, यही होगा। तो अब यहाँ पर आयरन के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज 0.25 56/x इंटू 100, देन x जो आ जाएगा वो आएगा 56/0.25 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे हम 100 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली जो आयरन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो पहले से ही उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो गिवन है ना, तो इसको करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा है नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें बस ये पता लगाना है कि अगर हमारे पास इतने परसेंटेज आयरन है, ठीक है, इतने परसेंट आयरन है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यही तो पता लगाना ना। तो हम जानते हैं इस फॉर्मेट से चलते हैं, हम इस वाले फॉर्मेट से चलते हैं, क्योंकि इससे तो हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे हीमोग्लोबिन का, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है और वो पहले से गिवन है, तो ये करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज वाले फॉर्मेट को मतलब बाई वेट लेके चलना है, इस परसेंटेज को बाई वेट लेके चलना है। तो बाई वेट से क्या हो जाएगा, बाई वेट से ये होगा कि 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन,
ठीक है, कितना आयरन कंटेन कर रहा है, 0.25 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन कर रहा है, ठीक है, इतना हो गया। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा, 1 ग्राम में होगा 0.25 अपॉन में 100, इतना ही तो होगा, ठीक है। अब ये 1 ग्राम में है और हमारे पास कितना मोलिकुलर वेट है हीमोग्लोबिन का, इतना, तो इतने हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8960 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन, कितना आयरन कंटेन कर लेगा, इसके लिए आएगा 0.25 अपॉन 100 इंटू 89600, तो 20 से 20 कट, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 224। तो इस आयरन के, इस हीमोग्लोबिन के अंदर इतने ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 224 क्या होंगे, आयरन होंगे, 224 आयरन होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ आयरन है। लेकिन हमें पता है कि एक जो मतलब क्या बोलते हैं, ये टोटल नंबर, एक मिनट, हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ इतना है, 89600 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में इतना है। लेकिन हमें तो 1 मॉलिक्यूल में निकालना है ना, हमें 1 मॉलिक्यूल में निकालना है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम निकाले तो टोटल है, तो इस टोटल को हमें एक एटॉम, ये जो होगा टोटल को हमें एक एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन, इसके लिए हम क्या करेंगे, 224/56, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 आयरन एक हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ही आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, 4 ही आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, अगर आयरन ना हो तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करेगा ही नहीं, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, उसकी आयरन के साथ जो होती है इरिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है, इसलिए अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को ज्यादा मात्रा में इनहेल कर लेना तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ चुका है, अब वो अलग नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं होगी, एक बार बन गई तो परमानेंट हो गई वो, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन वो सैचुरेट हो चुका है। अब हीमोग्लोबिन बच ही नहीं पा रहा है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, यहां तक का हमारा जो है परसेंटेज वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं और आपको इसी तरीके के परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है। इसको निकालने का तरीका होता है वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। ये पार्ट्स पर मिलियन का है। और अगर मैं PPB की बात करूं, यानी कि पार्ट पर बिलियन, 1 बिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, उसके लिए सेम फॉर्मूला होगा, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें निकालना है फाइंड, एक मिनट, फाइंड नहीं, इन 500 ग्राम ऑफ अ टूथपेस्ट, in 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज 0.2 ग्राम। तो 500 ग्राम टूथपेस्ट में इतनी कंसंट्रेशन है, 0.2 ग्राम कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की। देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। अब इसी कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब जो ये फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड पता है टूथपेस्ट में क्यों डाला जाता है, क्योंकि जर्मीसाइड होता है नेचर में। कैसा होता है, जर्मीसाइड, जर्म्स को मारता है, इसलिए टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड डाला जाता है, ठीक है। चलिए, तो पार्ट्स पर मिलियन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि वेट ऑफ द कंपोनेंट, तो वेट ऑफ द कंपोनेंट कितना है, 0.2 ग्राम, और सोल्यूशन का वेट कितना है, 500 ग्राम इंटू 10⁶, ठीक है। तो बस पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2/500 इंटू 10⁶ -1, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2/5 इंटू 10⁻3, डेट इज 0.4 इंटू 10⁻3। और इसी पार्ट्स पर मिलियन को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻2, ठीक है, 4 इंटू 10⁻2, यानी कि 400 पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पर 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर 400 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड प्रेजेंट है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सी वाटर,
1 kg ऑफ सी वाटर में हमारा 5 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 kg सी वाटर में, ठीक है। तो बस हमें इसी की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकालनी था, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो हमें पार्ट्स पर मिलियन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन बराबर क्या होगा, वेट ऑफ द कंपोनेंट। तो वेट ऑफ कंपोनेंट कितना है 5 ग्राम, तो सोल्यूशन का वेट कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू 10⁶। तो बस 5 इंटू 10⁻6 -3। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 5 इंटू 10⁻3, दैट इज 5000 पार्ट पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सी वाटर, 1 kg ऑफ सी वाटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्या बोलते हैं, नीट में, क्यूट में, सीबीएसई बोर्ड में, अगर पार्ट पर मिलियन में पूछा जाता है तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, बस ऐसा ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ आपको। 5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पर केजी, क्या बोल रहा हूँ, पर केजी यानी 1 kg लेना है, पर केजी ऑफ सी वाटर, सेम क्वेश्चन है, पर केजी ऑफ सी वाटर, बस वैल्यू चेंज कर दी, पर केजी ऑफ सी वाटर, फाइंड इन पार्ट पर मिलियन, लीजिए फाइंड इन पार्ट पर मिलियन। इसकी जगह क्या किया, बस 5 इंटू 10⁻³ कर दिया, इतना ही तो किया है। तो बस आप निकाल लीजिए सोल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, पार्ट पर मिलियन बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ पर केजी है, यहाँ 1 kg नहीं, 1 kg की जगह बोल दिया, यहाँ 1 kg की जगह क्या बोल दिया, पर केजी। तो बस आपको 1 kg यानी कि 1 इंटू 1000 ग्राम लेना है, बस इंटू 10⁻6। अब यहाँ क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ प्लस 6 और -3, ये भी तो ऊपर जाएगा, तो कट के हमारे पास बस 5 ppm ऑक्सीजन आ जाएगा, 5 ppm ऑक्सीजन आ जाएगा कट के, यही हमारे पास सोल्यूशन है। अब यहाँ तक आपका पार्ट पर मिलियन ये सारे हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन को समझेंगे आज हम। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की। चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है। देखिए मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो सोल्यूट का जो अमाउंट है ना सोल्यूशन के अंदर, वो कितना प्रेजेंट है, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है प्रेजेंट है उस सोल्यूशन के अंदर, कितने मोल्स ऑफ सोलवेंट प्रेजेंट है उस सोल्यूशन के अंदर, बस यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो फॉर सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूट को हम इंडिकेट करते हैं XB से। किससे इंडिकेट करते हैं, XB से, ठीक है। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम ऐसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड मोल ऑफ सोल्यूशन, बस इसका रेशियो होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, XB को हम लिखते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। अब यहाँ पर में ये N क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही तो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट, क्लियर। और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, क्लियर हो गया। चलिए एक से निकल गया। अब ऐसे ही अगर मैं XB की बात करूं तो XB क्या आ जाएगा बताइए, XB हमारा आ जाएगा Na प्लस NB, क्लियर हो गया। ये रेशियो किसका होगा, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर अगर मैं XA प्लस XB की बात करूँ, किसकी बात करूँ, XA प्लस XB की बात करूँ, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा, Na प्लस NB आ जाएगा, रेशियो 1 से 1 कट तो Na आ जाएगा यहाँ पर, प्लस Na प्लस NB से Na प्लस NB कट तो NB आ जाएगा। अब ये पूरा सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फिर कंक्लूजन कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब XA प्लस XB क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है तो आप XB निकाल सकते हैं, वो होगा 1 माइनस XA। और अगर आपके पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो आप सोलवेंट निकाल सकते हैं, वो होगा 1 माइनस XB, ठीक है। तो इस वाले मेन फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, अगर एक का भी मालूम है तो, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाई वेट। अब यहाँ पर देखिए 6% बाई वेट आ गया ना, मतलब हम इसे परसेंटेज में नहीं, इसे हम ग्राम में लेंगे। 6% बाई वेट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का। चलिए निकालते हैं, कैसे आएगा, तो देखिए टोटल
तो टोटल सोल्यूशन है, चूंकि परसेंटेज में तो टोटल सोल्यूशन को हम 100 ग्राम में लेंगे, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट है तो हम टोटल सोल्यूशन को किस में लेंगे, 100 ग्राम में लेंगे। क्लियर हो गया। अब यूरिया का वेट कितना दे रखा है, यूरिया का हमें वेट दे रखा है, गिवन वेट है हमारे पास 6 ग्राम, यूरिया का गिवन वेट है 6 ग्राम और सोल्यूशन है, तो अगर ये सोल्यूट है, अगर ये हमारे पास यूरिया सोल्यूट है और हमें सोल्वेंट गिवन नहीं है तो हम सोल्वेंट क्या मान लेंगे, वाटर, क्या मान लेंगे, वाटर। तो अगर हमें सोल्वेंट गिवन नहीं है तो हम सोल्वेंट मान लेंगे वाटर, और यूरिया हमें सोल्यूट के रूप में गिवन है। सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर 100 ग्राम में से 6 ग्राम अगर यूरिया है तो वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 100 - 6 दैट इज 94 ग्राम। ये गिवन वेट है, ये भी गिवन वेट है और ये भी गिवन वेट है। क्लियर हो गया। तो बस अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने यूरिया के, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है यूरिया का 60, तो यहाँ पर 0.1 मोल आ गए किसके, सोल्यूट के। सोल्वेंट की बात करें तो सोल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, 94 गिवन वेट है और 18 जो है ग्राम मोलिकुलर वेट है वाटर का, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5.2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके आ गए, वाटर के आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लेकिन हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट अगर हम निकालें तो 0.1 ऊपर रहेगा, या फिर हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं Na + NB। तो Na कितना निकला है, 5.2, ठीक है, ये निकला Na, और अपॉन में Na + NB कितना होगा, 5.2 + 0.1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5.2 / 5.3, ठीक है, अप्रोक्स इतना आ गया। और अगर आप इसे कट करेंगे तो आपके पास 0.0982 के आसपास आएगा। और अगर मैं x भी निकालूं तो मुझे पता है 1 - XA से मैं निकाल सकता हूँ, तो 1 - XA करूँगा तो 1 - 0.982, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 0.018, कितना आ जाएगा, 0.018, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। तो ये XB भी मेरे पास आ गया और XA भी आ गया। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। XA मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास XA है ये वाला, ठीक है, और ये मेरे पास XB है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने XA निकाल लिया तो आप XB इस फॉर्मेट से निकाल लेंगे। अगर आपने XB निकाल लिया है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, XA के लिए 1 - XB, आपके पास XA आ जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब एक मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरे का आपको अपने आप 1 में से माइनस करके मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम और थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, वो करते हैं हम, ठीक है। चलिए एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। सोचिए 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन का हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है। अब कैसे निकालेंगे इसे, 1 मोलल, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल ऑफ सोल्वेंट जो होता है वो 1 मोलल के इक्वल होता है। मतलब इसकी ट्रिक ये है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 मोलल इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट के क्या होता है, इक्वल होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है 1 मोलल। जो 1 मोलल है वो 1 सोल्यूट, ये मोलालिटी है, क्या है, मोलालिटी नहीं है, ये मोलालिटी है। तो 1 मोलल जो है वो 1 मोल सोल्यूट के इक्वल होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगर आपकी बात पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो 1 मोल मतलब हमें NB मिल गया, NB कितना है, 1 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन इजीली निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Na कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Na के लिए हम क्या करेंगे, Na के लिए हम करते हैं गिवन वेट। तो जो गिवन वेट हम क्या लिखते हैं, 1 kg यानी 1000 ग्राम। अगर हमें गिवन नहीं तो 1000 ग्राम हम लेंगे, ठीक है। और हमारे पास मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, 18, तो इससे आ जाएगा 55.5। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और आपको वहाँ पे सोल्वेंट नहीं दे रखा है तो आप सोल्वेंट वाटर ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो आप 100 जो होंगे टोटल सोल्यूशन लेंगे, उसमें से सोल्यूट को माइनस करेंगे और आपके पास जो आएगा वो वाटर का गिवन वेट होगा। बट मान लीजिए परसेंटेज भी नहीं और क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो उस केस में हमको नहीं बताया कि सोल्वेंट क्या है। तो पहली बात तो सोल्वेंट लेना है वाटर, क्या लेना है, सोल्वेंट वाटर लेना है। दूसरी बात, जो हमें वाटर का वेट लेना है वो लेना है 1 kg। क्यों लेना है 1 kg, क्योंकि 1 जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी का मतलब होता है कि गिवन वेट, जो ग्राम वेट होता है सोल्यूट का, वो 1 kg सोल्यूशन में या 1 kg सोल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो 1 kg हम यहाँ पर वाटर लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने जो गिवन वेट है वाटर का वो 1000 ग्राम रखा है, ग्राम है, ठीक है। और ग्राम मोलिकुलर वेट भी ग्राम में होता है, तो ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा। 18 डिवाइड करने के पास मेरे पास 55.5 जो है वो सोल्वेंट के मेरे पास मोल आ गए। अब मेरे पास सोल्यूट के मोल है, सोल्वेंट के मोल है, तो अब मुझे जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो मैं निकाल लूंगा XB के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। NB मेरे पास कितना है 1, और यहाँ पर 55.5 + 1 करूंगा तो मेरे पास 1/56.5 आ जाएगा, यही आएगा मेरे पास। तो XB मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.017। और यह मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो उन्हें ये नहीं पता होता, यहाँ पर वो दिमाग नहीं लड़ा पाते,
यहाँ फेल हो जाते हैं वो, ठीक है, इस चक्कर से क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरा, अगर वो यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं नंबर जो सॉल्वेंट के मोल से वो कैसे निकालूं, तो उसको यहाँ पर अटक जाते हैं, ठीक है। तो दो बात आपको याद रखनी है, आपका पूरा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको मोल फ्रैक्शन भी बता दिया है सॉल्वेंट के, सोल्यूट के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मेजरमेंट की ओर बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम सोल्यूट का, अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर मैं सोल्वेंट की बात कर रहा हूं तो मैं ओवरऑल सोल्यूशन में, टोटल सोल्यूशन में कितना सोल्वेंट प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट आ गया। और हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, यही तो होता है सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब मैं आपसे कहता हूं क्या हमारे पास कुछ ऐसे कैलकुलेशन मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नाप सकते हैं? जी बिल्कुल है। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, किसकी बात करेंगे अब हम, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके चार वो होते हैं हमारे पास, चार तरीके होते हैं। पहला होता है मोलैरिटी, क्या होता है, मोलैरिटी, पहला मेथड है मोलैरिटी। सेकंड है मोलैलिटी, पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी, एंड थर्ड वन इज नॉर्मैलिटी। थर्ड वन क्या है, नॉर्मैलिटी। और फोर्थ वन है हमारे पास फॉर्मैलिटी। क्या है, फॉर्मैलिटी। तो इन चार तरीके से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, आज हम अपना पहला जो मेथड है उसको पढ़ते हैं, वो है मोलैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे मोलैरिटी की, किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी की। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को, इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, वही होती है मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास m बराबर, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट यानी गिवन वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में अगर मैं इसको सरल लिखूं तो ये आ जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम, यही आ जाएगा। उसी को मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। और वॉल्यूम मैंने किस में लिया, वॉल्यूम मैंने लिया यहाँ पर लीटर में, और ये वॉल्यूम किसका है, वो वॉल्यूम है हमारा सोल्यूशन का। क्लियर हो गया। चलिए एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है गिवन वेट या ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू, अगर मान लीजिए लीटर में ना देके मुझे ml में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 1000 से डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम। अगर ml में दे रखा है तो बस मुझे 1000 से डिवाइड करना है, यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ये आ जाएगा मेरे पास किसमें, ml में आ जाएगा पूरा सोल्यूशन मोलैरिटी का। और तीसरा हमारे पास है कि परसेंटेज में अगर वेट दे रखा, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज में अगर मुझे वेट दे रखा, तो उस केस में कैसे करूंगा, परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन 100, ठीक है, ऐसे करूंगा, इनटू डेंसिटी इनटू 1000 और ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब यहां पर आपको चीज समझनी है, आपको जो सोल्यूट का जो वेट है वो परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, और सोल्यूट का ग्राम मोलिकुलर वेट आपको पता है। तो अगर आपको वेट परसेंटेज में दे रखा है तो वॉल्यूम तो नहीं पता होगा, आपको फिर डेंसिटी का सहारा लेना है। तो वेट को परसेंटेज में दे रखा है तो उसको परसेंट से नॉर्मल में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो परसेंटेज बाय 100 हो गया, परसेंट वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। एक ये हमारे पास 3 तरीके हैं, इन 3 तरीके से हम मोलैरिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करूं तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पर लीटर क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, ये हमारे पास यूनिट होती है। अब एक आपको फैक्ट याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन घटती चली जाएगी, ठीक है ना। और सेम नॉर्मैलिटी के साथ भी होगा एंड फॉर्मैलिटी के साथ भी,
मतलब नॉर्मेलिटी भी इंक्रीज टेम्परेचर के साथ घटेगी और फॉर्मेलिटी भी घटेगी और नॉर्मेलिटी भी घटेगी, सॉरी मोलैलिटी भी घटेगी, लेकिन मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मोलैरिटी है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे और आगे हम मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, लेक्चर पूरा देखा है, तो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।